हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी बच रही है, तो उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको एबिलियोस्कोपी भी कहते हैं। और देखिए, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहा था कि कौन कौन से एग्जांपल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको एबिलियोस्कोपी भी कहते हैं। अब देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point। अब देखिए, थोड़ा सिंपल शब्दों में समझा दूं, वह तापमान जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी लिक्विड है उसका एक वेपर प्रेशर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज्यादा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वेपर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। और एक टाइम आता है या एक टेम्परेचर आता है जिस पर जो वेपर प्रेशर है वो बढ़कर इतना बढ़ जाए कि वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। वह टेम्परेचर जिस पर आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या हो जाए, वेपर प्रेशर हो जाए। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पर आपके हेडिंग है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमने लिया प्योर सॉल्वेंट। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मैंने क्या करा, एक रेंज बना दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये आपके है प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो है, पहले मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर ये इसका वेपर प्रेशर है और ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको इस वेपर प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब आपने क्या करा, सॉल्वेंट को कन्वर्ट कर दिया सॉल्यूशन में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या आता है, सॉल्वेंट से कम आता है। ठीक है। तो ये मैंने कहा कि ये आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है। अब सॉल्वेंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए आपको हीट देनी थी, मतलब एक टेम्परेचर था। अब यहां से यहां तक लाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको वेपर प्रेशर यहां से यहां तक ले जाना है, तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसका लॉजिकल रीजन है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर को बढ़ाना है, कहां तक ले जाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो सॉल्वेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैप कम है और सॉल्यूशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैप ज्यादा है। अब इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, किससे, सॉल्वेंट की तुलना में। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा डेल टीबी। डेल टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हमने कैसे बताया, टीएस माइनस टी। टीएस क्या है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये टी लिखा हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर नहीं है, टी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये एस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का। तो डेल टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हमने कैसे बताया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर एलिवेशन जो है वो बढ़ेगा। अब कितना एलिवेशन आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर डिफरेंस के, वेपर प्रेशर के डिफरेंस के, या आप कह सकते हो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने क्या कहा, डेल टीबी इज प्रोपोर्शनल टू पी माइनस पी एस। ये हमने अभी लॉजिकली कंसेप्चुअली हमने इसको समझ लिया। तो ये तो हो गया डेल टीबी टी एस माइनस टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और डेल टीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी माइनस पी एस के। तो P माइनस पी एस क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। तो ये तो रिलेशन आ गया। अब मैथमेटिकली यहाँ पर डेल टीबी किसके बराबर आता है। अब देखिए, यहाँ पर डेरिवेशन आपके काम की नहीं है या आपके को नीड नहीं है डेरिवेशन की, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर दिया
ये आपको पता होना चाहिए डेल टी बी क्या होता है, डेल टी बी किसके प्रोपोर्शनल है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ये वाला, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी डॉट एम। अब इसको आप यहाँ पर थ्योरेटिकली समझने के लिए ये भी कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर आपके डेल टी बी जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब वो भी एक तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में एम जो है वो मोलैलिटी है, डेरिवेशन हमने नहीं देखी है। एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। तो यहां पर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हमने क्या पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, वह प्रॉपर्टी जो पार्टिकल की संख्या पर तो निर्भर करती है लेकिन उसकी प्रकृति पर या नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब पार्टिकल की संख्या पर किस फॉर्म में डिपेंड करिए, किस रिलेशन में डिपेंड करिए, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, तो वहां पर वो डायरेक्टली इक्वल था किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। उसके अलावा हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, वहां पर कंसंट्रेशन के फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती है। वो संख्या को हम किसी भी फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग में अलग अलग फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर वो संख्या किस फॉर्म में आ रही है, मोलैलिटी के फॉर्म में। अब मोलैलिटी क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो डेल टीबी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इक्वल्स टू के बी डॉट एम। इसका मतलब डेल टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब जो डेल टीबी है वो मोलैलिटी के समानुपाती होता है, और जब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के बी। अब ये जो के बी है इसको हम कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, के बी क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो एम है ये मोलैलिटी है। तो डेल टी बी किसके प्रोपोर्शनल है, एम के, मोलैलिटी के। और मोलैलिटी क्या है, एक तरह से कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो यहाँ पर डेल टी बी क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया मतलब सफिशिएंट है। अब आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है तो आप इस एक फॉर्म को आप 3-4 फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, मोलैलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, एन आ गया ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, इसको मैं लिख देता हूं एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन आ गया ऊपर, और पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो मैंने क्या करा, वेट लिख दिया नीचे, किसका, सॉल्वेंट का, किस में, किलोग्राम में। अब ये नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या करा, वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। तो ये केबी के अलावा वेट इन ग्राम आ गया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये वाला जो एम है ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, सॉल्यूट का। अब होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है स्टूडेंट्स की, वो फॉर्मूले रट लेते हैं। अब फॉर्मूले रटेंगे तो आपको एम लिखा हुआ मिल जाएगा, स्मॉल एम, लेकिन वो स्मॉल एम का मीनिंग क्या है, मोलैलिटी है या मॉलिक्यूलर वेट है या कुछ और है। तो हमेशा क्या है, जब भी आप फॉर्मूले याद करो उस फॉर्मूले में आपको वो जो नोटेशन वहां पर काम में आ रहा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, साथ के साथ यूनिट भी। कैसे, अभी समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और केवल डब्ल्यू है इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है, मतलब ये किलोग्राम में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर डब्ल्यू किस में दे रखा था, किलोग्राम में। अगर 1000 अपॉन डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब उसने डब्ल्यू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्राम में। तो अगर फॉर्मूले में 1000 लिखा हुआ है मतलब ये डब्ल्यू नो डाउट किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो ये बाय डिफॉल्ट चीजें आपको पता होनी चाहिए, हर बार आपको कोई लिख के दे या मेंशन करे ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए केवल जी लिख देते हैं। तो ये डब्ल्यू ग्राम में तब जाके 1000 आया है, और अगर केवल डब्ल्यू मतलब वो किलोग्राम में। तो ये फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, एलोबोरेट करके थोड़ा सा लेंथी करके लिख दिया। अगर नहीं भी लिखता तो आपको पता होना चाहिए कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, उसको फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आ गया। तो डेल टी बी इक्वल्स टू के बी डॉट एम, मैं तो कहता हूँ इतना ही याद करो, और उसके अलावा मोलैलिटी का आपको याद है, तो जब जैसी नीड हो वैसे सॉल्व कर लो। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार मॉलिक्यूलर वेट निकलवाता है। तो ये जो स्मॉल एम है इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये एम को मैंने यहां रख दिया और डेल टी बी नीचे ले आया। तो क्या हो गया, के बी डॉट डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू। अब ये के बी क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब एक चीज और है, डेल टी बी। देखिए कई बार क्या होता है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल हो वहां पर टेम्परेचर अगर मेंशन है तो 99% आपके क्या है, 99.9 मान लीजिए, आपके हमेशा टेम्परेचर केल्विन में आता है। किस में आता है, केल्विन में।
लेकिन अगर डेल टी भी है या डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो वहां पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट का। क्यों? क्योंकि जब आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आप सेंटीग्रेड में लेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी, और डिफरेंस आप केल्विन में लेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी। तो अब आपके क्या है, यूनिट अगर आपके केल्विन में मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए आपको टेम्परेचर दे रखे हैं दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 डिग्री का। अब अगर वो केल्विन में भी कहेगा कि टेम्परेचर केल्विन में लेना है तो भी डिफरेंस 15 ही आ रहा है, सेंटीग्रेड में लेना है तो भी 15 ही आ रहा है, क्योंकि हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करते हैं तो क्या करते हैं 273.15 ऐड कर लेते हैं या 273 ऐड कर लेते हैं। तो डिफरेंस जब आप लोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी एज अ मैग्नीट्यूड, केल्विन में लो चाहे सेंटीग्रेड में लो, लेकिन यूनिट जो है वो मैक्सिमम केस में आपको केल्विन में ही लेना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आपके मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो आप डिफरेंस लोगे तो किसी में भी ले सकते हो, लेकिन अगर केवल टेम्परेचर होता है तो आपको केल्विन में लेना होता है। तो ये आपके हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि क्वेश्चन बनता है केबी पर। केबी क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको आप एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हो। अब ये जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए यहां पर ये फॉर्मूला दे रखा है डेल टीबी इक्वल्स टू केबी डॉट एम। एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो केबी है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है। तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले से आप केबी की यूनिट निकाल सकते हो। डेल टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप मान लो केल्विन में, और एम क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, तो उससे आप केबी की यूनिट निकाल सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि केबी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर केबी क्या, एक तो यूनिट पूछ लेते हैं, उसके बाद ये भी पूछ रखा है कि केबी किसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद केबी का जो है रिलेशन भी कई बार पूछ रखा है, बहुत ज्यादा बार तो नहीं, लेकिन आरपीएससी के जो पुराने एग्जाम होते थे आरएस के, उसमें पूछ रखा है, और एक दो एग्जाम में और पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली तो 99% यही फॉर्मूला काम में आएगा, लेकिन ये दो फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन केवल वो क्या पूछना चाहता है, केबी और एलवी का रिलेशन और केबी और डेल एचवी का रिलेशन। तो ये आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि केबी और एलवी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एलवी का मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम सिंपल से डिफाइन करें तो 100 डिग्री, मान लीजिए पानी की बात करूं तो 100 डिग्री पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और 100 डिग्री पर भाप जो बन रही है, वेपर जो फॉर्म है वो भी क्या है, 100 डिग्री है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, जो फेज ट्रांजिशन करने के लिए जो हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा, केबी जो है जो कि कांस्टेंट है, उसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, केबी इक्वल्स टू आरटीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। मतलब केबी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसका, सॉल्वेंट का। ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, केबी इक्वल्स टू एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल एच वी। अब इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, केवल आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि केबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एलवी के, और केबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल एच वी के। अब डेल एच वी क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि केबी का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो कई बार क्या करेगा, वैल्यू दे देगा कि भाई ये डेल एच वी की वैल्यू है या एलवी की वैल्यू है, तो बताओ केबी ज्यादा किसका होगा, इस टाइप से। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत टिपिकल नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब ये एलवी जो मैंने डेटा दे रखा है ये वाटर के लिए दे रखा है। वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 537 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की यूनिट क्या दे रखी है, कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि हीट है कैलोरी में दे रखी है, लेटेंट हीट मतलब पर ग्राम, क्योंकि हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो पर ग्राम में यहाँ ले रखा है। क्लियर। इसके अलावा मेथड पूछ सकता है कि आप जो केबी है, केबी को कैसे निकालोगे, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को कौन से मेथड से निकालोगे। हालांकि पूछा नहीं गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए, बेकमान मेथड और लेंसबर्गर मेथड, ये दो मेथड पूछ सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसकी यूनिट पूछ रखी है क्वेश्चन में कई बार, और इन पे न्यूमेरिकल या काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको लिमिटेड क्यों पढ़ा रहा हूँ कि जितना हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी की रिक्वायरमेंट है उतनी पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा अननेसेसरी डेरिवेशन पढ़ना या अपने आप को एक बर्डन देना की कोई सेंस नहीं है, जितनी नीड है उतना हमको पढ़ना है।
ये मैंने आपको टू द पॉइंट जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सार बता दिया, भाई इतना ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज बच गई, वहां लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, सॉल्वेंट और उन सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो केबी है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग है। सॉल्यूट की तो हमने यहाँ बात ही नहीं करी, मतलब सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू लिखी हुई है, आपको केबी की वैल्यू रटनी नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो कहता है निम्न में से ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसके लिए केबी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, या निम्न में से केबी की वैल्यू सबसे कम किसके लिए। अब सबसे ज्यादा या सबसे कम तो आप तभी बताओगे जब आपको वैल्यू का आइडिया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज्यादा सबसे कम में प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो फिक्स पूछे कि भाई ये है सबसे ज्यादा तो ये तो मैं इसको याद कर लूँ, या सबसे कम ये है तो मैं इसको याद कर लूँ, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि भाई आपको 4 ऑप्शन कौन से दिए, ये तो मैंने लिख दिए हैं, हो सकता है इनके अलावा भी और एग्जाम्पल हो, उनकी भी वैल्यू दे रखी हो। मुझे जितनी बुक्स में मिली या अलग अलग क्वेश्चन में मिली मैंने सारी यहाँ पर समरी कर दी। तो यहाँ पर जितनी मैंने लिख रखी है उसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, वाटर की, 0.52, राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 0.518 समथिंग होती है, 0.52 है, आप न्यूमेरिकल देखेंगे वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या है, 0.518 या 0.52 मान लो, एक तरह से सबसे कम है। ठीक है, एक तरह से क्या है, सबसे कम वैल्यू वाटर की दे रखी है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दे रखी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसके अलावा भी डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, जब क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा सबसे कम, 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और हो सकता है ये जो मैंने वैल्यू लिखा है इसके अलावा कोई ऑप्शन भी मिल जाए। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो केबी है, अगर इसको मुझे न्यूमेरिकली बताना हो कि ये किसके इक्वल है, हालांकि इसको डिफाइन नहीं कह सकते हम, न्यूमेरिकली बताना हो तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 1, तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा वो केबी के बराबर होगा। अगर मैं इसको m को 1 कर दूं तो डेल टी भी किसके बराबर है, केबी के बराबर है। बात समझ आई, इसका मतलब पानी में सबसे कम एलिवेशन आता है, मतलब वाटर में सबसे कम क्या आता है, एलिवेशन आता है। और एक चीज और, क्योंकि डेल टी भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, तो डेल टी भी जो है पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि कई बार जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो केबी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि मोलैलिटी तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो अगर आप डेल टीबी की बात करोगे पॉजिटिव है, केबी जो है वो भी पॉजिटिव है। तो ये आपको सॉल्वेंट की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दुखदायी होते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने एक बार याद करा, 2-3 न्यूमेरिकल करे तो आपको लगभग याद हो जाएगा, लेकिन ये जो चीजें ये हमेशा याद नहीं रहती है। तो ये आपको एंड में हमेशा क्या करना है, रिवाइज करके जाना है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट तो काम कर नहीं रहा। अब जिसके लिए ज्यादा है, जिसके लिए कम है, उसका हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू दे रखी है आपको एक बार रफली याद होनी चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कम किसकी है, ज्यादा किसकी। तो मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, ऊपर कम और नीचे क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा किसके लिए और कम किसके लिए। तो जो मैंने ऑप्शन लिख रहे हैं उसमें सबसे कम है वाटर के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। नेक्स्ट और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे ही सेम टू सेम आप कह सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम प्रोसेस के डायरेक्शन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिक्विड से सॉलिड बना रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। अगर मैं इसको उल्टा कहूँ, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूँ, उसको कहते हैं मेल्टिंग। तो टेक्निकली देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सेम ही होती है। बात समझ आ रही है, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गए, लेकिन टेक्निकली अगर वैल्यू की बात करें तो सेम होती है। अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर क्या है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर फर्क क्या आ गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ रहा था, मतलब आपने क्या करा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करा, सॉल्यूशन बनाया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब जब हम बात करेंगे टेक्निकली डेल टी एफ की वैल्यू, तो ये एक्चुअल में क्या आती है, नेगेटिव आती है। क्या आती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आती है डेल टीबी की वैल्यू आती है पॉजिटिव। तो अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पर कई बार क्या होता है, ऐसा नेगेटिव मेंशन नहीं होता, क्योंकि वो सिंपल सा कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब नाम में डिप्रेशन है, इसका मतलब वो बात कर रहा है कम होने की।
लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों हैं तो वहां पर फिर आपको माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जो के एफ है ये डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी। तो जैसे आपके बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी और सेम टू सेम फॉर्मूला क्या आ गया, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। एफ क्या है यहाँ पर, के एफ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और यहां पर इसको भी अगर आप टेक्निकली देखें तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि के एफ है क्या, अगर मोलैलिटी आप 1 कर दें तो डेल टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, के एफ के बराबर। तो अगर डेल टी एफ नेगेटिव है तो के एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन हर बार साइन मेंशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार साइन मेंशन होता है तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, एम मोलैलिटी पॉजिटिव होती है। मोलल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के केस में पढ़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेम टू सेम क्या करा, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये डब्ल्यू किस में है, किलोग्राम में है। इसके बाद मैंने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दिया, वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। अब ये स्मॉल एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट को बता रहा है, और 1000 है तो मतलब ये किस में, ग्राम में। तो आप चाहो तो मेंशन कर दो ये ग्राम में है और ये किस में है, किलोग्राम में है। ये आपके मॉलिक्यूलर वेट है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। और वो जो एम है वो मोलैलिटी है, क्या है, मोलैलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हर बार आप लिख नहीं सकते, आपको याद होना चाहिए कि एम ऊपर वाला क्या है, मोलैलिटी है, और ये वाला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट ही लिख दिया, ये डेल टी एफ नीचे चल जाएगा, ये एम हट जाएगा यहाँ से। तो के एफ डॉट डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू। अब ये है नो डाउट ग्राम में, तो अगर आपको 1000 दिख रहा है मतलब ग्राम है, नहीं दिख रहा मतलब किलोग्राम है। अब ये तो कॉमन चीज हो गई। तो जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा वैसे आपके फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया, सेम टू सेम है। बस फर्क क्या हो गया कि वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ये फॉर्मूला आपको कहीं नॉर्मली मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बुक्स पढ़ेंगे, चाहे 11th-12th की पढ़े चाहे बीएससी की पढ़े, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। कोई अच्छी बुक तो मिल सकता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली हम सेपरेट पढ़ रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सेपरेट पढ़ रहे हैं, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ रहे। दोनों का जब आप एक साथ रिलेशन देखेंगे तो डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ, ये रिलेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कई इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो क्या करेगा, 4 में से 3 देगा, इन चारों में से 3 वैल्यू देगा आपको, चौथी पूछ लेगा। अब वो कोई सी भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ। ये 4 इसमें दे दी, तो इसमें से वो 3 देगा और एक आपसे पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको के बी के लिए बताया, सेम टू सेम क्या है, के एफ और एल एफ का रिलेशन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको केवल ध्यान रखना है। के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, के एफ इक्वल्स टू एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल एच एफ। एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, जो कि कितनी दे रखी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पर मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर के एफ इक्वल्स टू एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल एच एफ, ये दे रखा है। ये आपके मेथड दे रखे हैं 2, बेकमान्स मेथड आई थिंक कॉमन है दोनों में। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो है रास्ट कैम्फर मेथड, किसके लिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो ये आपको मेथड के नाम ध्यान रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले पढ़ा, के एफ जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी पे डिपेंड ही ना करे। कांस्टेंट क्या होता है, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा कि जो डेल टी एफ है एक तरह से यहाँ पर वो क्या है, एम के प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के एफ आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि के एफ जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। नॉर्मली कुछ पैरामीटर होता है जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमने क्या, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो के एफ है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और भूल गया, यहाँ पर के एफ की यूनिट भी आपको बतानी है। तो आई थिंक जो यूनिट के बी की आती है वही यूनिट के एफ की आनी चाहिए, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है।
तो KF की यूनिट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, KF KB की सेम ही होगी, जो भी वैल्यू आएगी यूनिट की या जो भी यूनिट आएगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। इसके अलावा KF डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पे, तो यहाँ पर हमने सॉल्वेंट ले लिए और KF की वैल्यू ले ली। तो अब हमको क्या करना है, इनको एक बार देखना है कि किसकी वैल्यू कम है और किसकी ज्यादा है। तो वाटर के लिए KF की वैल्यू कम है 1.856, तो आपने देखा वाटर के लिए KB की वैल्यू भी कम थी और KF की वैल्यू भी कम है। इसके बाद आपके इथेनॉल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कैम्फर। आई थिंक कार्बन टेट्राक्लोराइड वहां पर हाईएस्ट पे था, ये भी लगभग यहाँ पर हाईएस्ट पहुंच गया है 31.8 पे, लेकिन इसके नीचे एक और हाईएस्ट है कैम्फर 37.7। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन पूछता है निम्न में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, सबसे कम किसकी आएगी। तो वो 4 ऑप्शन कोई से भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वाटर की वैल्यू कितनी आ रही है 1.856। अब देखिए वाटर के लिए तो आप KF और KB की वैल्यू याद ही कर लेना, न्यूमेरिकल में वो देता है, अगर बाय चांस नहीं दे तो ये आपको याद होनी चाहिए। KF और KB की वैल्यू किसके लिए, वाटर के लिए 1.856। और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड सेकंड हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, कैम्फर। तो ये एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आपके जो है, जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद हमने पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हमने पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो गई है। एक टॉपिक जो है छोटा सा आपके बच रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।